वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 2 अप्रैल 2026 और 2 अप्रैल 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर, भारतीय नौसेना को स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट दूनागिरी और माई पीएनजीडी पोर्टल प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसजीडी, आरएस, रेलवे, फर्स्ट ग्रेड, एलडीसी, वनपाल कोई भी एग्जाम हो उन सभी एग्जाम के लिए डेली आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हमने 1 अप्रैल को क्या पढ़ा था उन क्वेश्चनों को एक बार करेंगे रिवीजन। देखिए, 31 मार्च 2026 को मोदी जी ने गुजरात यात्रा के दौरान गांधीनगर में किस संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो सम्राट स्मृति संग्रहालय का। गुजरात के साणंद में केनेस टेक्नोलॉजी के सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ किसने किया? मोदी जी ने। नई दिल्ली में आयोजित हॉकी इंडिया 8वें वार्षिक पुरस्कार 2025 में वर्ष 2025 का प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बने? हार्दिक सिंह और नवनीत कौर। भारत सरकार द्वारा घोषित इंडिया फार्मा 2026 का 9वां संस्करण कब होगा? 13 से 14 अप्रैल 2026। और हाल ही में अरब लीग का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया? नबील फहमी को। 2026 में टॉयसन इन्विटेशन में 8 मीटर की छलांग लगाने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने? लोकेश सत्यनाथन। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास का लक्ष्य होगा? तो वो है 1338। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। इसमें आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की ये टेस्ट सीरीज है ऑल इन वन के नाम से। इसमें डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट आपको मिल गया, मंथली टेस्ट कल आपको पूरे मार्च महीने का मंथली टेस्ट मिल गया 2 पार्टों के अंदर। और आज आपको मार्च महीने की पीडीएफ आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी। आज पूरी कोशिश रहेगी कि शाम तक आपको क्लास भी यूट्यूब पर मिल जाएगी और पीडीएफ भी आज आपको इसके अंदर मार्च महीने की अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो टेस्ट आपको मिल गया, क्लास आज आपको मिल जाएगी और पीडीएफ भी आज आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी। तो जरूर आप ये ज्वाइन करें डेली वाली करंट अफेयर्स की सीरीज। तो प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहाँ पे आपको फर्स्ट ग्रेड, एलडीसी, सीएटी इन सब की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। 2 अप्रैल 2026 और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने। एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर 14 अप्रैल 2026 को कहां लॉन्च किया जाएगा? गजब का प्रश्न है। वैसे इसकी घोषणा पहले हो चुकी थी लगभग पिछले वर्ष। वैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर है वो कहाँ लॉन्च किया जाएगा। वैसे पहले करवाया, लेकिन अब इसकी तारीख फिक्स हो चुकी है 14 अप्रैल 2026 को। तो ये लॉन्च किया जाएगा अमरावती के अंदर। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, अमरावती। जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश के जो सीएम है एन चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने घोषणा कर दी कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर है वो 14 अप्रैल को अमरावती के अंदर लॉन्च किया जाएगा। देखो, आंध्र प्रदेश 14 अप्रैल 2026 को भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च करेगा। यह लॉन्च अमरावती में किया जाएगा। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू द्वारा की जा चुकी है। यह पहल अमरावती क्वांटम वैली परियोजना का हिस्सा रहेगी। इस कार्यक्रम को मजबूत औद्योगिक साझेदारियों का समर्थन प्राप्त है और इसे नेशनल क्वांटम मिशन का भी समर्थन मिला है। तो नेशनल क्वांटम मिशन का समर्थन मिला है। इस परियोजना में क्वांटम में कंप्यूटिंग, अनुसंधान, स्टार्टअप और नवाचार के लिए 8 विशेष टावर बनाए जाएंगे। यानी कि जो ये परियोजना चलेगी अमरावती क्वांटम वैली परियोजना, इसी के अकॉर्डिंग क्वांटम कंप्यूटिंग, अनुसंधान, स्टार्टअप और नवाचार के लिए 8 विशेष टावर बनाए जाएंगे इस परियोजना के तहत। तो ये 14 अप्रैल 2026 को भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च होगा। कहाँ पे? अमरावती में। भारत का पहला नदी आधारित प्रकाश स्तंभ कहाँ स्थापित किया गया है? अब देखो, आज की क्लास में लगभग जो इंडिया के अंदर फर्स्ट है वो मैं आपको करंट अफेयर्स में चर्चित करवा रहा हूँ। तो भारत का पहला नदी आधारित प्रकाश स्तंभ कहाँ स्थापित किया गया है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ये देखो, आपके अपने हैं केंद्रीय पतन पोत परिवहन मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने इसका उद्घाटन
किया है। तो कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र नदी पे भारत का पहला नदी आधारित प्रकाश स्तंभ स्थापित किया जाएगा। बड़ा गजब का प्रश्न है ये। तो भारत का पहला नदीय प्रकाश स्तंभ है स्थान है ब्रह्मपुत्र नदी। आधारशिला केंद्रीय पतन पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी द्वारा। निर्माण एजेंसी भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग जो प्राधिकरण है वो इसकी निर्माण एजेंसी रहेगी। और सहयोग प्रकाश स्तंभ एवं प्रकाश जहाज महानिदेशालय द्वारा इसका सहयोग इसके अंदर किया जाएगा। तो ये इसके अंदर लगभग 84 करोड़ रुपए की लागत आएगी। तो ये भारत का पहला नदीय प्रकाश स्तंभ कहाँ स्थापित होगा? ब्रह्मपुत्र नदी पे। इसमें 84 करोड़ की लागत आएगी। निर्माण स्थल 4 प्रकाश स्तंभ होंगे, पांडु, बोगीबील, सीलघाट और विश्वनाथ घाट। तो ये 4 स्तंभ स्थापित होंगे कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र नदी पे। अगला देखो, दुनिया का पहला देश कौन बना है जिसने जैव विविधता के सतत उपयोग और लाभ साझाकरण के लिए नागोया प्रोटोकॉल के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र जारी किया है, यानी कि IRCC। तो ये कौन सा देश है जिसने नागोया प्रोटोकॉल के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करने वाला पहला देश बन चुका है? अपना देश भारत। कौन सा बन चुका है? अपना देश भारत बन चुका है। देखो, अग्रणी देश भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसने जैव विविधता के सतत उपयोग और लाभ साझाकरण के लिए नागोया प्रोटोकॉल के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र जारी कर दिया, यानी कि IRCC एक प्रमाण पत्र उसको जारी किया है। किसके लिए? नागोया प्रोटोकॉल के तहत। भारत का योगदान वैश्विक स्तर पर कुल 6311 IRCC में से 3561 यानी कि लगभग 56% प्रमाण पत्र भारत द्वारा जारी किए, यानी कि इसके प्रमाण पत्र जारी हुए हैं और सबसे ज्यादा भारत ने वैश्विक स्तर पर इसके प्रमाण पत्र जारी किए हैं। तो भारत सबसे टॉप पे, 2 नंबर पे है फ्रांस, 3 नंबर पे स्पेन है और 4 नंबर पे अर्जेंटीना है। तो ये टॉप 4 देश हैं इसके अंदर, ठीक है। ओके, अगला INS संशोधक जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपा गया है किस परियोजना का हिस्सा है? ये गजब के प्रश्न है। एक आधा प्रश्न यहाँ से फिक्स है, भी छपेगा। तो INS संशोधक इसका नाम है, इस पोत का नाम, और ये अभी हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। और ये किस परियोजना के तहत? तो ये है सर्वेक्षण पोत परियोजना के तहत। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सर्वेक्षण पोत परियोजना के तहत इसको सौंपा गया है। तो क्या नाम है इसका? INS संशोधक। तो भारतीय नौसेना को अपना अंतिम सर्वे वेसल लार्ज मिला है। इससे पहले कोई इक्षक है, कोई ये मैंने आपको करवाए थे ना अच्छे तरीके से, इक्षक पहले भारतीय नौसेना को मिल चुका है, अब ये अंतिम मिल गया। इस जहाज का नाम है INS संशोधक। इसी के साथ शामिल होने के साथ ही 4 जहाजों वाली परियोजना पूरी हो चुकी है। यह परियोजना भारतीय नौसेना के सर्वे और हाइड्रोग्राफिक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है। इसका निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कोलकाता द्वारा इसका निर्माण किया गया और 30 मार्च 2026 को इसको भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। तो ये कौन सा है? INS संशोधक। एक और है इससे रिलेटेड, ये देखो, भारतीय नौसेना को 30 मार्च 2026 को स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट दूनागिरी प्राप्त हुआ है। यह किस परियोजना के तहत 5वीं नीलगिरी श्रेणी का जहाज है? तो वो मिला था कौन सा? INS संशोधक, और ये मिला है INS दूनागिरी। तो इसका नाम क्या है? ये स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट है दूनागिरी। ये भी भारतीय नौसेना को मिला है 30 मार्च 2026 को। और ये है किस परियोजना का? ये है प्रोजेक्ट 17A के तहत। कितना? प्रोजेक्ट 17A के तहत 5वीं नीलगिरी श्रेणी का ये जहाज है। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर है बी। तो भारतीय नौसेना को 30 मार्च 2026 को स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट दूनागिरी प्राप्त हुआ है। यह प्रोजेक्ट 17A के तहत 5वीं नीलगिरी श्रेणी का ये फ्रिगेट है। बस ये फिक्स है, ये पॉइंट न पढ़ लेना। इनका जहाज का निर्माण भी इसी में किया गया कोलकाता से, और इसे उन्नत स्टील्थ तकनीक स्वचालन युद्धक क्षमताओं के लिए इसको डिजाइन किया गया, यानी कि स्वदेशी तकनीक है, स्वचालन है, युद्धक जो क्षमता है उसके तहत इसको डिजाइन किया गया है। यह स्वदेशी निर्माण और नौसेना की आधुनिक क्षमताओं को बढ़ाने का प्रतीक है। तो ये 2 शामिल हो गए 30 मार्च 2026 को, एक तो दूनागिरी है और एक INS संशोधक, ठीक है। तो ये दोनों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अगला, MyPNGD पोर्टल किस विभाग या मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो MyPNGD पोर्टल है वो किस विभाग द्वारा लॉन्च किया गया? तो प्राकृतिक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च
किया गया है, यानी कि जितने भी एलपीजी जो कनेक्शन है ना, उसी के अकॉर्डिंग इस पोर्टल को लॉन्च किया है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा। माई पीएनजी डी पोर्टल लॉन्च किया है। देखो डिटेल देखो इनकी, इस पोर्टल का नाम है माई पीएनजी डी पोर्टल, लॉन्च किया गया पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य है पीएनजी यानी कि पाइप्ड नेचुरल गैस उपयोगकर्ता को घर बैठे एलपीजी कनेक्शन सिलेंडर करने की सुविधा प्रदान करना है, यानी कि जितने भी जो उपयोग करता है उनको घर बैठे एलपीजी जो कनेक्शन है उनको सुविधा इसके अकॉर्डिंग प्रदान करना। ये एजेंसी या कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसमें कनेक्शन सिलेंडर करने के लिए उपयोगकर्ता पंजीकृत मोबाइल नंबर या एलपीजी आईडी का उपयोग कर सकता है, यानी कि पंजीकृत जो मोबाइल नंबर का उपयोग या जो एलपीजी आईडी है उसका उपयोग कर सकता है। ठीक है, तो कौन सा पोर्टल है, माई पीएनजी डी पोर्टल है, लॉन्च किया गया। अगला देखो, भारत ने गहरे समुद्र के जीवों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय भंडार के रूप में किस संस्थान को नामित किया है। ये देखो आपके सामने तस्वीर में, भारत ने गहरे समुद्र के जीवों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय भंडार के रूप में किस संस्थान को नामित किया है, तो राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान को नामित किया है। तो ये अभी क्या है, भवसागर, गहरे समुद्रों के संरक्षण के लिए भवसागर रेफलर सेंटर स्थापित किया है कोची, केरल के अंदर। देखो भारत ने गहरे समुद्र के जीवों के संरक्षण के लिए भवसागर रेफरल सेंटर स्थापित किया है। गहरे समुद्र के जीवों के लिए राष्ट्रीय भंडार के रूप में इसको नामित किया गया और ये केंद्र कोची के अंदर स्थापित किया गया। कोची कहाँ पे है, केरल के अंदर है और केरल के अंदर ही भवसागर रेफलर सेंटर स्थापित किया गया। उद्देश्य है गहरे समुद्र की जैव विविधता का संरक्षण और अध्ययन करना और इस सुविधा का विकास समुद्री जीवित संसाधन और पारिस्थितिकी केंद्र द्वारा किया गया है। तो इस सुविधा का विकास जो समुद्री जीवित संसाधन है और पारिस्थितिकी केंद्र है उनके द्वारा इसका विकास किया गया है। तो ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट पहला है, भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो ने विमानन क्षेत्र के अनुभवी विलियम वॉल्स को अपना नया सीईओ नियुक्त कर दिया। तो ध्यान रखना, अब इंडिगो के नए सीईओ कौन बन गए, विलियम वॉल्स है वो अब इंडिगो के नए सीईओ बन गए। डॉक्टर थॉमस पुकाडिल को पुणे स्थित PRIC NCCS का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। एम्स दिल्ली की नर्स निशा मेहता को नेपाल सरकार में स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया गया है। ये पढ़ लेना, एम्स दिल्ली की है नर्स है निशा मेहता, इनको नेपाल सरकार ने अपने के अंदर स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया। और भारतीय मूल की प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ मंगला कुप्पा को अमेरिका के श्रम विभाग का मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो ये जितनी भी नियुक्तियां हो रही है इस प्रकार की इनको वन लाइनर अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई PDF, कोई सूचना आती है सब आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, PM ई ड्राइव योजना को भारत सरकार ने किस वर्ष तक बढ़ाया, 2028 तक, और जो जल जीवन मिशन है उसको भी दिसंबर 2028 तक है बढ़ाया है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, USA नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2026 किस भारतीय लेखिका ने जीता, लुम्पा लाहिड़ी, अरुंधति रॉय, किरण देसाई, अनीता देसाई। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यस्टरडे डोज अपनी क्या थी, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। किसने राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद 4 बार धारित किया, मोहनलाल सुखाड़िया ने। भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितने से अधिक नहीं हो सकती, 30 से अधिक नहीं हो सकती। ये बार बार प्रश्न रिपीट होता है। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्य सचिवों में किसका कार्यकाल सबसे कम रहा, तो HM माथुर का। और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान का उल्लेख है, तो ये धारा 22। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए। अब इस प्रकार के प्रश्न RPSC पूछ रही है पॉलिटिकल के, क्योंकि कल आपने देखा होगा पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट है, उसमें एक भी विद्यार्थी पास नहीं हुआ है। अब उसी के अकॉर्डिंग मतलब 40% ही विद्यार्थी नहीं बन रही, तो इसलिए आपको इस प्रकार की क्वेश्चन अच्छे तरीके से गहराई से पढ़ने पड़ेंगे पॉलिटिकल के। अब देखो नेक्स्ट डोज, राजस्थान के मुख्यमंत्री के प्रथम कार्यकाल के दौरान अशोक गहलोत जी ने मुख्यमंत्री का पद किस तारीख को संभाला था, यानी कि जब वो प्रथम कार्यकाल उनका रहा तब उनको मुख्यमंत्री जी ने पद वो किस तारीख को संभाला। राजस्थान की 15वीं विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में से कितने में महिला सदस्य निर्वाचित हुई। किसने सबसे कम कार्यकाल के लिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष का पद संभाला। और पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख की जनसंख्या वाली जिला परिषद में
कितने सदस्य निर्वाचित है होंगे। ये भी चारों क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। अभी ताज़ा ज़्यादा नहीं गहराई से, बस 2022 के अंदर जो पेपर हुआ है उसी के अंदर ये क्वेश्चन है आए हुए हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको करवा रहा हूँ। ये स्कूल व्याख्याता की बुक आपको बाजार में मिल जाएगी। फर्स्ट ग्रेड की करंट की टेस्ट सीरीज है, सेकंड ग्रेड शिक्षक पीटी, थर्ड ग्रेड है, एलडीसी है, सीईटी है, इन सब की टेस्ट सीरीज चल रही है। तो जरूर आप इनको ज्वाइन करें। आज 2 अप्रैल 2026 की हमने करंट की चर्चा कर ली है, तो सभी साथी करेंगे। वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर, मेहनत करो, अच्छे तरीके से पढ़ो, निश्चित तौर से आपको सफलता मिलनी है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।